सब लोग ओपन करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कौन से पेज पे हुई आपकी बुक पे? नहीं। आंसर तो नहीं आ रहा आजकल। हाँ, मैंने बता दी। चलो बच्चे, सो द न्यू टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्या अच्छे से सुनो पहले ध्यान से, फिर हम लोग साथ साथ इसे लिखेंगे और बुक से रीड करेंगे। चैप्टर का नेम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये चैप्टर बना था या ये एक्ट बना था 1913। तो पहले क्या था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तीन पार्ट्स थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पहला हिस्सा था, सत श्रीकाल जी, बैठो जल्दी, टाइम पे आया करो। कर दे स्टार्ट। चलो देखो, पता है क्या, पहले एक एक्ट होता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जो इस एक्ट का पहला हिस्सा था वो ना जनरल प्रिंसिपल बताता था कि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी बनेगा, क्या रूल्स क्या लगेंगे। जैसे मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैंने आपको सीए की सर्विसेज देनी है, तो इसके ऊपर क्या प्रिंसिपल्स क्या लगेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले पार्ट में लिखे हुए थे। उसके बाद सेकंड पार्ट में लिखा हुआ था कि अगर कोई पर्सन गुड्स की परचेज सेल कर रहा है, उसके सारे रूल्स लिखे हुए थे सेकंड पार्ट में। अब अगर मैं कोई गुड्स परचेज करने जा रही हूँ, वो भी है तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, मतलब अगर मैं फोन परचेज करने गई हूँ वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स तो अप्लाई हो ही रहे हैं, बट ये एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके बारे में अलग से कुछ स्पेशल रूल लिखे हुए थे सेकेंड पार्ट। और जो थर्ड पार्ट था, इसमें कुछ और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जैसे कि बेलमेंट, एजेंसी, गारंटी, ऐसे कुछ टॉपिक्स इसमें थे। बाद में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि इस टॉपिक को स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ये पार्ट डिलीट कर दिया और इसके बदले में एक नया एक्ट आ गया हमारे पास, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं कि गुड्स की परचेज सेल के ऊपर क्या रूल्स क्या लगेंगे। अब जब हमने ये पढ़ना है कि गुड्स की परचेज सेल के ऊपर क्या रूल्स लगेंगे, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो गया मेरे पास, रूल्स। अगर कोई चीज गुड्स की डेफिनेशन में फॉल करती है तभी उसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। सो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर गुड्स। नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट अलाउ लेट एंट्री, दिस इज फॉर एवरीवन। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7 में हमें डेफिनेशन बताई गई है कि गुड्स क्या होती हैं। आप बताओ आपके अकॉर्डिंग गुड्स क्या होती है? क्या चीज? कोई भी चीज जो कि नेचर में मूवेबल हो, इन्वेंट्री, जो मार्केटेबल हो। मार्केटेबल तो सारी चीजें ही हैं, तो कुछ भी सेल हो सकता है। जो टेंजिबल हो, इजीली सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बोला गया कोई भी ऐसी चीज जो कि नेचर में मूवेबल, सारी मूवेबल आइटम से गुड्स है, एनी मूवेबल आइटम।
तो जो भी आप अपने आसपास मूवेबल आइटम्स देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दिस प्रोजेक्ट लैपटॉप स्क्रीन और लाइट्स, फैन, फोन, लैपटॉप, कैमरा, पेन, नोटबुक, बैग, वॉच, ये सारी चीजें ही क्या है, गुड्स। इसके कोई भी परचेज सेल होगी तो हमने कौन से एक्ट के रूल्स लगाने हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि सिर्फ मूवेबल आइटम्स, द आंसर इज नो। मूवेबल आइटम ओनली टेंजिबल आइटम्स, द आंसर इज नो। चाहे जो आइटम्स है वो नेचर में टेंजिबल है चाहे इनटेंजिबल है, दोनों चीजें इसकी डेफिनेशन में फॉल करती हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन में फॉल करती है। मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उसमें हम लोगों ने सबसे पहला आज जो टॉपिक शुरू किया है, हम ये पढ़ना चाहते हैं कि गुड्स का मतलब ही क्या होता है। गुड्स की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7 में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ने बोला कोई भी मूवेबल आइटम हो वो क्या होती है, गुड्स होती है। मूवेबल मतलब आसपास तुम कोई भी चीज देख रहे हो जो कि मूवेबल नेचर की है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। अब एक स्टूडेंट ने ये भी बोला कि मैम सिर्फ टेंजिबल आइटम्स गुड्स होंगी, तो उसका आंसर है नहीं। उन्होंने बोला मूवेबल होनी चाहिए। तो जो मूवेबल आइटम है वो टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। तो इनटेंजिबल जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। अगर कोई कंपनी अपना ट्रेडमार्क सेल कर रही है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से नाइकी कंपनी किसी पर्सन को लाइसेंस दे कि तुम हम अपने शूज बना के उस पर हमारा लोगो यूज कर सकते हो, या फिर कोई पर्सन फ्रेंचाइजी परचेज करे कि मैंने सबवे का शोरूम खोलना है या डोमिनोज की एजेंसी लेनी है, तो ये जो इंटेंजिबल नेचर की चीज चेंज हो रही है, ये भी किस डेफिनेशन में आएगी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। अगर इसके ऊपर भी कोई इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट होगा, कौन सा एक्ट अप्लाई होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा। तो क्या अगर गुडविल का परचेज सेल हो रहा है वो भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अप्लाई होगा, यस और नो, यस। क्योंकि उन्होंने बोला सारी मूवेबल आइटम्स किस चीज में आ जाती हैं, गुड्स की आइटम्स में आ जाती हैं। पर इसकी सिर्फ दो एक्सेप्शंस है। पहली एक्सेप्शन है एक्शनेबल क्लेम्स और दूसरी एक्सेप्शन है मनी। मतलब कि मान लो मुझे ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना, तो मैं इंडियन करेंसी के बदले में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स परचेज करने गई, तो मैंने एक करेंसी के पैसे दिए और मैंने दूसरी करेंसी परचेज की। क्या इस केस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा, नहीं। जो मनी है वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता। कहते सारी मूवेबल आइटम्स गुड्स की डेफिनेशन में आएंगी, पर मनी इसकी एक्सेप्शन है, मनी से गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगी। सिमिलरली एक्शनेबल क्लेम्स। अब ये एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम होता है जहां पे आपको कोई पैसे लेने के लिए, कोई अपना राइट एक्सरसाइज करने के लिए लीगल एक्शन लेना पड़े। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं, इन विच अ लीगल सूट और एक्शन is required to claim the right। बट फिर लेट से मैं इस फोन की ओनर हूं, तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है इस फोन की मैं ओनर हूं। अगर कोई भी थर्ड पार्टी आके इसके ऊपर ओनरशिप एक्सरसाइज करे, तो मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि मैं इसकी लीगल ओनर, मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। पर कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको अपना कोई लीगल राइट एक्सरसाइज करना है, आपको उस चीज के लिए केस फाइल करना पड़ेगा, कोई लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आईसीआईसीआई बैंक के पास 5,000 करोड़ के डेटर्स है। कम से कम इतने डेटर्स होंगे ना। बैंक का मेन काम ही क्या होता है, लोन देना। तो बैंक ने जितने भी लोगों को लोन दिया हुआ है वो सारे बैंक के लिए क्या हो गए, डेटर्स हो गए। अब बैंक की ना सीआरआर रेशियो पूरी नहीं हो रही, तो सीआरआर या एसएलआर रेशियो आपको पता है क्या होती है, आरबीआई की रिक्वायरमेंट है सीआरआर रेशियो मेंटेन करना। अगर सीआरआर रेशियो पूरी ना हो रही हो तो बैंक क्या कर सकता है, अपने डेटर्स को सेल कर सकता है। तो बैंक ने मान लो किसी एबीसी कंपनी को
अपने डेटर सेल कर दिए एट 1% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या होगा कि एबीसी कंपनी अब इन सारे लोगों से पैसे मांगने जाएगी। एबीसी कंपनी आईसीआईसीआई बैंक को कितने पैसे देगी? 4950 करोड़, एंड इनसे डेटर्स ले लेगी 5000 करोड़। एंड इनको इनकम कितनी हो जाएगी? अगर सब लोगों ने पैसे दे दिए, कोई भी बैड डेट्स नहीं हुए, इनको इनकम कितनी हो जाएगी? 50 CR। इसे क्या बोलते हैं? कौन सा टाइप ऑफ फाइनेंसिंग है? आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ 12th में। विच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इज दिस? ऐसा कोई वर्ड पढ़ा था 12th क्लास में? फैक्टरिंग। फैक्टरिंग 12th में है ये। इट इज अ वेरी शॉर्ट टाइम मेजर ऑफ फाइनेंस, मीन ऑफ फाइनेंस। इसमें आप अपने डेटर्स सेल कर देते हो। तो एक पर्सन होता है फैक्टर, फैक्टर आपको ये सर्विसेज देता है, वो आपकी डेटर्स परचेज कर लेता है। तो अब यहाँ पर मान लो एक पर्सन है एक्स, एक्स कहता है मैं तो नहीं दूंगा पैसे। क्या एबीसी कंपनी डायरेक्टली उससे पैसे मांग सकती है? नहीं। एक्स एक्चुअली डेटर है ही किसका? आईसीआईसीआई बैंक। अगर ये पैसे देने से मना कर दे तो ये पैसे किसके थ्रू रिकवर करेगा? आईसीआईसीआई बैंक के। ये क्या बन गया? एक एक्शनेबल क्लेम, जिसमें आप अपना राइट डायरेक्टली नहीं एक्सरसाइज कर सकते, किसी के थ्रू एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको एक लीगल एक्शन लेना पड़ेगा अपना राइट क्लेम करने के लिए। इसकी एक ही एग्जांपल है डेटर। ठीक है, सारा टॉपिक मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, सब कुछ एक ही जगह कंसोलिडेट करने के लिए। सबसे पहला रूल तो आज मैंने ये बताया कि गुड्स की परचेज सेल के रूल पहले कहां पर लिखे हुए थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। Earlier it was dealt in Indian Contract Act, बट बाद में हमें लगा कि इसे चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि गुड्स में इतने स्पेशल टाइप के रूल्स रखते हैं कि इसे स्पेशल अटेंशन चाहिए। बाद में हमने इसे रिप्लेस कर दिया एक नए एक्ट के साथ, और एक्ट का नेम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इस एक्ट को अप्लाई किया गया इन 1930। अब इस एक्ट को समझने के लिए मुझे सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि गुड्स वर्ड का मतलब क्या है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने अपना घर सेल कर दिया और मेरे और बायर के बीच में डिस्प्यूट हो गया, आप हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाओ, आप उस केस में क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि जब घर सेल किया है, क्या घर गुड्स की डेफिनेशन में आता है? वो तो क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल है भी या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स की डेफिनेशन हमें कहां पर गिवन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। उन्होंने सिंपल सी डेफिनेशन दी कि गुड्स का मतलब होता है एनी मूवेबल आइटम, कोई भी मूवेबल आइटम। बस सिर्फ दो ही एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन है एक्शनेबल क्लेम्स, जिसका अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, डेटर। दूसरी एक्सेप्शन है, इतना सा आसान है, आई होप सबको याद हो गया, बिल्कुल क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। टेंजिबल आइटम्स भी मूवेबल होती हैं, इनटेंजिबल आइटम्स भी मूवेबल होती हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक पर्सन ने गुडविल सेल की है, फिर भी हम लोग बोलेंगे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा, क्योंकि गुडविल भी गुड्स की डेफिनेशन में ही आता। अगर आपसे पूछा जाए, लेट्स से मैं आपसे पूछूं कि मैंने मान लो अपनी शिप सेल की है, क्या शिप की सेल के ऊपर भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा? यस और नो? न्यूज़पेपर सेल की है, इलेक्ट्रिसिटी सेल की है, बताओ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ मूवेबल आइटम। हम इलेक्ट्रिसिटी देख नहीं सकते हैं, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, बट इट इज ऑल्सो मूवेबल एसेट। तो इलेक्ट्रिसिटी की परचेज सेल के ऊपर भी क्या अप्लाई होता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई। आगे चलें, यहां तक क्लियर है? अब ऐसे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ये मूवेबल है या नहीं। तो हमें मूवेबल की डेफिनेशन ही पढ़नी पड़ेगी।
मूवेबल एसेट्स कौन से होते हैं, मूवेबल गुड्स क्या कौन सी होती है? विच आर नॉट इमूवेबल, एक्चुअली यही डेफिनेशन। तो मूवेबल एसेट्स क्या होते हैं, इनको कहीं नहीं डिफाइन किया गया, उन्होंने डिफाइन किया हुआ है इमूवेबल को। कहते हैं जो चीज इमूवेबल नहीं है वो किसकी डेफिनेशन में आ जाएगी, मूवेबल। अब ये इमूवेबल गुड्स क्या होती हैं उसे समझते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है लैंड और एनीथिंग अटैच्ड टू लैंड except what is agreed to be severed before completion of contract of sale। अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, मैं इतनी एग्जांपल्स जो दे रही थी अल्टीमेटली आपको यहां पर लेके आना चाहते थे, इस पॉइंट के साथ लिंक करना चाहते थे। आप सब लोग क्या करोगे, जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास लगा रहे हैं, आपकी बुक के सामने ही जहां पे कंटेंट है, ब्लैंक पेज है, उस पे आपने ये सारे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अगर किसी का कुछ मिस हुआ है तो अभी नोट डाउन करो। स्टार्टिंग से रिपीट कर रही हूं मैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा कि पहले इस टॉपिक के सारे रूल्स लिखे हुए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसे रिप्लेस किया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ने। गुड्स की डेफिनेशन हमें कहां पर गिवन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में। गुड्स क्या होता है, कोई भी मूवेबल आइटम, ये टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। एग्जामिनर जानबूझ के कंफ्यूज करेगा, जो गुडविल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीजें ही क्या है, गुड्स की डेफिनेशन में आई। सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जो कि मूवेबल तो हैं पर गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती है, विच इज मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स की एग्जांपल क्या हम ध्यान में रखेंगे, डेटर्स। मूवेबल गुड्स क्या होती हैं जो कि नेचर में इमूवेबल नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इमूवेबल चीज दुनिया में एक ही है वैसे तो, लैंड। और उन्होंने फर्दर बोल दिया कि जो भी चीजें लैंड के साथ अटैच्ड है वो भी सारी क्या बन गई, इमूवेबल। मतलब कि बिल्डिंग भी क्या है, इमूवेबल। फिर उन्होंने साथ में हमें एक एक्सेप्शन बताई। कहते पर अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें पार्टीज ने आपस में अग्री किया है कि हम आपको सेवर करके देंगे, सेवर का मतलब होता है सेपरेट करके देंगे, बिफोर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के कंप्लीट होने से पहले पहले इसे अलग करके दिया जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मूवेबल बोलेंगे। व्हाट आई मीन टू से इज, बच्चे मान लो मेरे पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है, मैं इसके ऊपर वीट ग्रो करती हूँ, एंड मेरे पास मैकडोनल्ड्स कंपनी आई, मैकडोनल्ड्स कंपनी ने बोला कि हमने आपसे वीट खरीदनी है, हमने चंडीगढ़ में इंडिया में अपना बिजनेस शुरू किया है और हमने आपसे वीट परचेज करनी। मैंने कहा ठीक है मैं आपको वीट सेल करूंगी, एंड जब भी कटिंग होगी मैं आपको कट करके क्रॉप्स भेज दिया करूंगी आपकी फैक्ट्री में। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर फॉल करेगा, यस। क्योंकि हम पार्टीज ने क्या अग्री किया कि मैं क्या करूंगी, इसे सेवर करूंगी बिफोर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अभी तो जो वीट है, जो क्रॉप्स है, वो लैंड के साथ अटैच्ड है, तो राइट नाउ तो वो क्या है, इमूवेबल है। बट हमने क्या अग्री किया है कि इसे सेवर किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या सबको समझ आया, मतलब पक्का अच्छे से क्लियर हुआ, ओके। अब अगर मान लो मेरे पास कोई पर्सन आए, वो बोले कि मुझे आपकी जमीन परचेज करनी है, मैंने उनको अपनी लैंड सेल कर दी, मेरी लैंड के ऊपर ही कोई प्रोडक्शन भी हुई थी, मैंने कहा ये भी मेरे किसी काम की तो नहीं है, आप ऐसे करो जो लैंड के ऊपर प्रोडक्शन हुई हुई है क्रॉप्स की, इसकी आज की डेट पे वैल्यू है 5 लाख रुपीज, तो आप इसके पैसे भी मुझे साथ ही दे दो। तो मैंने लैंड और लैंड के साथ ही ग्रोइंग क्रॉप्स, अभी क्रॉप्स ग्रो कर रही है, अभी कटिंग का टाइम नहीं आया, ये भी उसे साथ ही सेल कर दी। क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में फॉल करेगा, नहीं। क्योंकि इस केस में जो एसेट है वो क्या है, लैंड के साथ अटैच्ड है। तो कौन सी चीज मूवेबल होती है, सारी चीजें ही दुनिया में मूवेबल है एक्सेप्ट इमूवेबल चीजें। इमूवेबल चीजें क्या हैं, एक तो लैंड और कोई भी चीज जो कि लैंड के साथ अटैच्ड है।
बट अगर पार्टीज ने अग्री किया दैट इट विल बी सेवर्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, फिर वो क्या बन जाएगी, फिर से मूवेबल बन जाएगी। मतलब मान लो मैं ये ऑफिस परचेज कर लूं, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लो, क्या ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में फॉल करेगा? नहीं फॉल करेगा। पर मान लो मैं लैंडलॉर्ड को बोलूं कि मुझे अपने पसंद की बिल्डिंग बनानी है, मुझे ये पुराने जमाने वाली नहीं चाहिए, तो मेरे लैंडलॉर्ड ने बोला ठीक है, हम इस बिल्डिंग को तुड़वा के जो भी स्क्रैप होगा किसी और पर्सन को सेल कर देंगे, क्या अब ये बिल्डिंग गुड्स की डेफिनेशन में फॉल करेगी? यस, क्योंकि उसे तुड़वा के डिमोलिश करके स्क्रैप को सेल किया जा रहा है। उसका जो नेचर था इमूवेबल, उसे खत्म कर दिया गया, उसे सेवर कर दिया गया बिफोर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। याद रहेगा? का अच्छे से समझ आया? टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स किस किस टाइप की होती है? इस टॉपिक को समझने से पहले एक एग्जांपल सुनो। बच्चे लेट्स से मैं इलांटे मॉल गई एंड मुझे कोई ग्लास का वास परचेज करना था, या मुझे कोई क्रॉकरी आइटम्स परचेज करनी थी। मैंने क्रॉकरी आइटम्स पिक की और मैं रिसेप्शन पे चली गई। बिलिंग होने से पहले ही वो आइटम्स नीचे गिर गई एंड डिस्ट्रॉय हो। ये लॉस किसका है? मेरा लॉस है, मैंने तो अभी खरीदी नहीं। सेलर का लॉस है, क्योंकि किसकी गुड्स है राइट नाउ? सेलर की गुड्स है। अभी तो गुड्स मेरे नाम पे ट्रांसफर ही नहीं हुई। लॉस किसका होता है? जो गुड्स का क्या होता है? ओनर। तो अभी तो बिल हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो क्या ये लॉस मेरा होना चाहिए? नहीं, तो नहीं होना चाहिए। पर सेलर कहता मेरी भी कोई गलती नहीं है, कहता गिरी तो आपसे ही है। तो अब मुझे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पता करना है कि हम दोनों में डिस्प्यूट हो गया कि ये गुड्स की वजह से जो लॉस हुआ है, गुड्स के डिस्ट्रॉय होने की वजह से, ये किसका लॉस है। तो एक ना रूल है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कि अभी लिखना मत, मैं खुद लिखवाऊंगी। रिस्क प्राइमा फेसाई पासेस विद प्रॉपर्टी। रिस्क कब ट्रांसफर होता है? प्राइमा फेसाई का मतलब होता है प्राइमरीली, ऑन फेस ऑफ इट। कहते हैं रिस्क कब ट्रांसफर हो जाता है, कब पास ऑन हो जाता है? जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का मतलब रियल एस्टेट वाली प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टी एक इंटेंजिबल राइट है, ओनरशिप। कहते हैं जब किसी चीज की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। मान लो मैंने आपको ये फोन सेल कर दिया, फोन पड़ा मेरे पास ही है पर मैं आपको सेल कर चुकी हूँ। अब लेट्स से ऊपर से कुछ गिर जाए और ये फोन टूट जाए, तो ये लॉस किसका है? आपका लॉस है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी पास ऑन कर गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो रिस्क भी क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। ठीक है। एंड अगर अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुई थी, मैंने कहा था अभी तुम टोकन मनी दे दो, जब तुम पूरे पैसे दोगे फिर फोन तुम्हारा है, तब तक फोन मेरा ही है, और अब इस फोन के ऊपर कुछ गिर जाए तो अब ये नुकसान किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई। इस केस में ये लॉस किसका होगा? सेलर का होगा। तो एक मेन रूल क्या है, रिस्क कब ट्रांसफर होता है? जब क्या ट्रांसफर हो जाए? प्रॉपर्टी। अब मुझे पता करना है कि रिस्क कब ट्रांसफर हुआ। अगर इलांटे मॉल में जब मैंने ग्लासेस उठाए थे तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई थी, फिर तो लॉस किसका है? मेरा। अगर जब मैंने ग्लासेस उठाए तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई नहीं, कहते हमारी कंपनी में तो प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होगी जब बिल हो जाएगा, तो उस केस में लॉस किसका है? शॉपकीपर का या सेलर। राइट। तो रूल तो सबको समझ आ गया। अब मुझे पता करना है प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हुई। तो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हुई डिपेंड करता है कि किस टाइप की गुड्स है। हर टाइप की गुड्स के लिए अलग अलग रूल है। मतलब पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट की फाउंडेशन क्या है? गुड्स की डेफिनेशन। सारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट उसी चीज के ऊपर खड़ा है। पहले मुझे समझना पड़ेगा गुड्स क्या होती है। अगर कोई चीज गुड्स की डेफिनेशन में फॉल करेगी तभी उसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा, नहीं तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई ही नहीं होगा। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैंने सेकंड क्वेश्चन ये पता करना है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब हुई है। तो ये पता करने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा वो किस टाइप की गुड्स है। इंपॉर्टेंट समझ आई सबको टॉपिक के? आगे बढ़ने से पहले रिपीटिंग इट वंस मोर। पहला पॉइंट मैंने आपको ये लिखवाया कि जो भी रूल्स हैं गुड्स की परचेज सेल के, वो सारे कहां पर लिखे हुए थे? पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये आपको वैसे किसी ट्रिक क्वेश्चन में या कहीं पे पूछा जा सकता है, तो आपको पता हो
कि पहले ये सारे रूल्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे, आज की डेट में सब कुछ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा हुआ है। ये आया था 1930। पहला वर्ड आया हमारे पास गुड्स। क्या होती है? गुड्स की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। सारी मूवेबल आइटम गुड्स की डेफिनेशन में आती हैं, सिर्फ दो एक्सेप्शंस है, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। मूवेबल आइटम टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है, मतलब गुडविल, इलेक्ट्रिसिटी। अगर मेरे से कोई कॉमन मैन ऐसे पूछता कि क्या इलेक्ट्रिसिटी गुड्स की डेफिनेशन में, तो शायद हम नो बोलते। बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आफ्टर टेक्निकल डेफिनेशन वी कैन से कि इलेक्ट्रिसिटी, गुडविल, ये सारी चीजें क्या है? मूवेबल आइटम्स है, इनके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा। तो अब अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाए और मुझे पता करना हो कि कोई चीज मूवेबल है या नहीं है, हम बोलेंगे जो चीज इमूवेबल नहीं है दैट इज मूवेबल। इमूवेबल क्या होता है? लैंड इमूवेबल है, और लैंड के साथ अटैच्ड सारी चीजें इमूवेबल है, एक्सेप्ट अगर ये अग्री किया गया है कि उसे सेवर कर दिया जाएगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आई होप आई मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। एफडी क्या होता है? गुड्स होती है कि नहीं एफडी? इमोशनल नहीं होना, डेफिनेशन अप्लाई कर दी है। क्या एफडी इमूवेबल है? तो एफडी गुड्स है। तुमने ऐसे ही सोचना है, कोर्ट ऐसे ही सोचेगा, कोर्ट ऐसे ही सोचेगा ना, कोर्ट अपना दिमाग थोड़ी लगा सकता है, जो एक्ट में लिखा हुआ है वो लगाएगा। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी चीज जो कि नेचर में मूवेबल है वो गुड्स है। मूवेबल क्या है? जो इमूवेबल नहीं है। क्या एफडी इमूवेबल है? तो फिर वो या मूवेबल है इमूवेबल किसी एक चीज में तो आएगी ना। ठीक है, तो याद रखना है that FD is also goods। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बताई जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा ये गुड्स की डेफिनेशन में आएगा या नहीं। आपकी बुक में गिवन है, कई बार एफडी लिखा हुआ, कई बार लिखा होगा एफडीआर। एफडीआर मतलब एफडी रिसीट। तो जो एफडी की रिसीट्स है दैट इज ऑल्सो गुड्स। उसके बाद आप लिखोगे प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। प्रिंसिपल क्या है कि रिस्क कब ट्रांसफर होता है, कब पास ऑन होता है? जब क्या ट्रांसफर हो जाए? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप। जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गई वैसे ही सारे रिस्क भी ट्रांसफर हो। मान लो अनमोल ने मेरे से गोल्ड परचेज किया एंड गोल्ड का रेट डिक्रीज हो गया, क्या वो मुझे बोल सकता है कि मैम नहीं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया? प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है? ट्रांसफर हो चुकी है। तो सारा रिस्क भी किसका है? अनमोल का, बायर का रिस्क है। मान लो गोल्ड का रेट इंक्रीज हो गया, क्या मैं बोल सकती हूँ कि नहीं तुमने तो मेरे से 1 लाख का गोल्ड खरीदा था, 1 लाख ही मिलेगा? नहीं, करंट वैल्यू पे नहीं दूंगी। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पे 1 लाख की वैल्यू में जितना अमाउंट का गोल्ड आता उतनी क्वांटिटी मुझे डिलीवर करनी पड़ेगी। तो रूल में लिखा तो क्या हुआ है? रिस्क कब ट्रांसफर होता है? जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए। पर प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई क्या करेंगे? रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिवॉर्ड भी कब ट्रांसफर होते हैं? जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए। मतलब कि अगर किसी एसेट का रेट बढ़ रहा है वो भी ट्रांसफर हो गया, और अगर किसी एसेट का रेट कम हो रहा है वो भी ट्रांसफर हो गया। आगे चले, यहां तक क्लियर है? इस प्रिंसिपल की वजह से अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन गया कि गुड्स किस किस टाइप की होती है। ये एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन नंबर 6 में बताया गया कि 3 टाइप्स की गुड्स होती हैं। एक होती है एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होती है फ्यूचर गुड्स, और एक होती है कॉन्टिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होती हैं? जो कि एग्जिस्ट करती है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया ये उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। तो अगर आप मुझे बोलो कि मैम मुझे आपसे लैपटॉप परचेज करना है एंड मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है और हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये किस टाइप की गुड्स होंगी? एग्जिस्टिंग गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होती हैं? विच आर येट टू बी प्रोड्यूस्ड।
जो कि अभी बनी नहीं है, जिनको कि अभी मैन्युफैक्चर करना बाकी है, जो कि अभी प्रोड्यूस ही नहीं हुई। तो मान लो मैं एचपी कंपनी को जाके बोलूं कि मुझे अपने ऑफिस के लिए आपसे 10 लैपटॉप्स परचेज करने हैं। मैंने उनको अपनी रिक्वायरमेट बता दी कि मुझे किस टाइप के लैपटॉप चाहिए, उन्होंने बोला हमें 1 महीना लगेगा, हमारी फैक्ट्री से लैपटॉप बन के आएंगे, फिर हम आपको डिलीवर कर देंगे। ये किस चीज तरह की गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है? फ्यूचर गुड्स। तो एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी हैं जो कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन एग्जिस्ट करती थी? फ्यूचर गुड्स कौन सी हैं जो कि अभी बनी ही नहीं है, जिनको भी बनाना बाकी है। ठीक है। कॉन्टिंजेंट गुड्स कौन सी होती हैं? कॉन्टिंजेंट वर्ड का मतलब ही क्या होता है? वेरी गुड। जो कि किसी इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो, है ना। आपने पहली बार कॉन्टिंजेंट वर्ड 12th क्लास में सुना होगा, 11th या 12th में। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? जो कि किसी इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो। क्या एग्जांपल है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की? क्या? कोर्ट केस। एक ही तो एग्जांपल करवाते हैं, मुझे भी यही एग्जांपल पता है। मान लो किसी कंपनी पे किसी कस्टमर ने केस कर रखा है, कंपनी को लगता है कि अगर मैं केस हार गई तो मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इट इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, इट इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। अगर आप केस हार जाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं देने पड़ेंगे। तो कॉन्टिंजेंट वर्ड का मतलब कंडीशन है। ये बहुत जगह हमारे सिलेबस में आता है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड आता है कॉन्टिंजेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो जो चीज किसी और इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो उसे हम लोग क्या बना देते हैं? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही कॉन्टिंजेंट गुड्स क्या होती है? एक्विजिशन डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। कोई भी ऐसी चीज जिसकी एक्विजिशन डिपेंडेंट हो किसी इवेंट के होने या ना होने। मैंने एचपी कंपनी को जो लैपटॉप बनाने के लिए दिया, एचपी कंपनी कहती अगर ये प्रैक्टिकली फिजिबल हुआ तो बन। लेट्स से मैंने उनको कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन बोल दी, आज तक वैसा लैपटॉप बना ही नहीं। या फिर मान दो उसमें कोई ऐसा पार्ट है जो कि चाइना से आता था एंड आजकल चाइना ने एक्सपोर्ट बंद कर रखे हैं। तो एचपी कंपनी कहती अगर हमें ये पार्ट मिल गया फिर तो हम आपको दे देंगे, नहीं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। आप हमसे पेनल्टी मत मांगना कि हमने टाइम पे गुड्स नहीं दिए। तो ये पार्ट की अवेलेबिलिटी आजकल बहुत रेयर है। अगर ये पार्ट मिल गया वी विल डिलीवर, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू। तो ये क्या बन गया? कॉन्टिंजेंट। इजी है। आप देख के बता पाओगे कौन सी गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स होती है, कौन सी फ्यूचर, कौन सी कॉन्टिंजेंट? जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं ये फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है स्पेसिफिक गुड्स, एक होती है एसर्टेन्ड गुड्स, और एक होती है अनएसर्टेन्ड गुड्स। स्पेसिफिक, एसर्टेन्ड एंड अनएसर्टेन्ड। स्पेसिफिक गुड्स क्या होती हैं? स्पेसिफाइड या फिर आइडेंटिफाइड एंड पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट at the time of entering into contract of sale। स्पेसिफिक गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था उस टाइम उसे आप क्या ले आए हो? डिलीवरेबल स्टेट में ले आए हो। आइडेंटिफाई भी कर ली है और उसे डिलीवरेबल स्टेट में भी ले आए हो। बट लेट्स से आई वांट टू परचेज अ फोन। मैं सेक्टर 22 में मार्केट में गई, वहां पे बड़ी सारी शॉप्स है फोन की। मैं एक शॉप में गई, मैंने उन्हें बताया कि मुझे आईफोन 16 प्रो चाहिए। उन्होंने मुझे 5-6 ऑप्शंस दिखाए, मैंने उसमें से सिलेक्ट किया कि मुझे व्हाइट कलर का फोन परचेज करना है एंड उन्होंने मुझे बॉक्स में डाल के दे दी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था उस टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिया गया कि कौन सा फोन मैंने लेना है और उसे डिलीवरेबल स्टेट में लेके आ गए। तो ये गुड्स कौन सी बन गई? स्पेसिफाइड गुड्स। ठीक है।
लेट्स से मैंने उन्हें बोला नहीं मुझे तो व्हाइट कलर नहीं चाहिए, मुझे रोज पिंक कलर चाहिए। उन्होंने कहा अभी अवेलेबल नहीं है, आप हमें पेमेंट कर दो, हम शाम तक आपके घर पे भिजवा देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट तो भी बन गया है, पर जो गुड्स है अभी तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आई है। तो ये किस टाइप की गुड्स बन जाएंगी? असर्टेन गुड्स। इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस होगा? एट की जगह वर्ड आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे गुड्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, डिलीवरेबल स्टेट में लेके आया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, राइट। जो अनअसर्टेन गुड्स हैं अभी तक आइडेंटिफाई नहीं की गई, ठीक है। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे हो रहा है? डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे हो रहा है। अभी मैंने गुड्स देखी नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट करी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अमेजोन की वेबसाइट पे गई, मैंने वहां पे सर्च किए बड़े सारे फोन्स, उसमें से मुझे एक फोन पसंद आया, आईफोन 16 प्रो। मैंने उसकी पिक्चर देखी, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि उसमें कितने पिक्सल कैमरा होगा, उसमें कितनी रैम होगी, उसमें कितनी मेमोरी होगी, चार्जर साथ में मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ उसके फीचर्स पढ़ रही हूँ, मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन देख के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये गुड्स अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई, ये अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी है, अभी डिलीवरेबल स्टेट में ही नहीं आई। ये गुड्स राइट नाउ कौन सी कैटेगरी में है? अनसर्टेन। देखो पहले तो मैंने अमेजोन की वेबसाइट पे जाके फोन परचेज किया है, क्या ये गुड्स कॉन्टिंजेंट गुड्स है? नहीं। क्या डाउटफुल है कि अमेजोन के पास फोन होगा या नहीं होगा? डाउटफुल नहीं है, अमेजोन के पास है फोन। क्या ये फ्यूचर गुड्स है? नहीं, ये तो प्रोड्यूस हो चुकी है, अमेजोन के पास फैक्ट्री में पड़ी है, तभी उन्होंने वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। अगर किसी आइटम के ऊपर लिखा होता अभी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, आप प्री बुकिंग कर सकते हो, तो उस केस में तो किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता? फ्यूचर गुड्स का। अगर उनके पास स्टॉक में अवेलेबल है तो वो किस टाइप की गुड्स है? एग्जिस्टिंग गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी? जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्टिंग गुड्स में वो फर्दर किस टाइप की है? जब कॉन्ट्रैक्ट की है अगर तभी डिलीवरेबल स्टेट में आ गई है तो क्या बन जाती? स्पेसिफिक। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद डिलीवरेबल स्टेट में आती तो क्या बन जाती? असर्टेन। एंड अनअसर्टेन गुड्स जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे हो रहा है? डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे हो रहा है। तो प्रॉपर्टी तब पास ऑन होती है जब गुड्स स्पेसिफिक गुड्स बन जाए। कॉन्ट्रैक्ट जिस मर्जी टाइप का हो, एंड पे गुड्स किस टाइप की बनेगी? ही बनेगी स्पेसिफिक टाइप की। तो जब मैं इलांटे मॉल गई, मैंने कोई क्रॉकरी की आइटम उठाई और मैं बिलिंग काउंटर पे चली गई, क्या उस टाइम पे ये गुड्स स्पेसिफिक गुड्स थी? यस और नो? यस, वो स्पेसिफिक कैटेगरी ही की तो थी। मैंने आइडेंटिफाई कर ली, वहां पे कितने टाइप के क्लासेस पड़े थे, मैंने पसंद कर लिया मुझे ये वाले क्लासेस चाहिए, उसे उठा के मैं बिलिंग काउंटर पे चली गई। तो अब इसका मतलब क्या हो गया है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। तो अगर ये डैमेज हो जाती है तो लॉस किसका है? बायर का लॉस है। चाहे अभी मैंने पेमेंट नहीं की बट आई एम लायबल टू पे। नेक्स्ट टाइम आप क्रॉकरी शॉप में जाओगे, आप वहां पर जाके पढ़ना, वहां पर लिखा हुआ होता है कि आइटम्स वंस पिक्ड आर कंसिडर्ड एज सोल्ड, कि अगर आइटम्स टूट जाएंगी तो वो आपका लॉस होगा। क्रॉकरी आइटम्स पे स्पेसिफिकली ये लाइन लिखी हुई होती है। वो गुड्स कौन सी कैटेगरी में फॉलो करती है? स्पेसिफिक गुड्स। परचेज का कोई लेना देना? अभी परचेज मैंने कर ली है, ये मेरा अगला पॉइंट है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेलर की डेफिनेशन वाइड है। वैसे हमें सेलर का मतलब क्या लगता है? जो पर्सन गुड्स सेल कर रहा है। कहते हैं जिस पर्सन ने गुड्स सेल कर दी और अग्रीज टू सेल, उसने बोला मैं फ्यूचर में सेल कर दूंगा, वो भी सेलर। जिस पर्सन ने गुड्स परचेज कर ली, बायज, और अग्रीज टू बाय, मैंने बोला मैं खरीद लूंगी। जब मैं किसी सेल्फ सर्विस शॉप पे गई, मैंने सुपरमार्केट में जाके चॉकलेट उठा ली और मैं काउंटर पे खड़ी हो गई, तो मतलब मैंने खरीद ली। ठीक है, कोई कंफ्यूजन डाउट किसी को? पक्का सब कुछ पूरी अब एक स्टोरी बनी है दिमाग में? लेट्स रिवाइज बिफोर वी मूव अहेड। All the rules were earlier given in Indian Contract Act. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 2 रिप्लेस कर दिया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ 1930 में। सबसे पहला वर्ड आया हमारे पास गुड्स। क्या होती है? गुड्स की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। उसमें बताया गया कि सारी मूवेबल आइटम्स एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, सारा कुछ ही गुड्स होता है। एक्शनेबल क्लेम्स की एग्जांपल क्या है? डेटर्स। डेटर्स गुड्स नहीं होते। मूवेबल आइटम्स क्या होती हैं? जो चीज इमूवेबल नहीं होती वो मूवेबल होती है। पेपर में इमोशनल नहीं होना है, यही डेफिनेशन अप्लाई करनी है। जो इमूवेबल नहीं होता वो मूवेबल होता है।
इमूवेबल क्या होता है? लैंड, लैंड से जुड़ी हुई सारी चीजें इमूवेबल होती है। बट अगर अग्री किया गया है कि एक आइटम को सेवर कर दिया जाएगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मूवेबल बोलेंगे। 3 एग्जांपल्स स्पेशली ध्यान में रखनी है, गुडविल, इलेक्ट्रिसिटी एंड एफडी। ये तीनों चीजें ही मूवेबल आइटम्स हैं। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 6 ने मुझे बताया गुड्स किस किस टाइप की होती हैं। एक होती है एग्जिस्टिंग गुड्स, जो कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्ट करती थी। एक होती है फ्यूचर गुड्स, जो कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रोड्यूस ही नहीं हुई थी, येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। एक होती है कॉन्टिजेंट गुड्स, जिसकी एक्विजिशन डिपेंडेंट है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। एग्जिस्टिंग गुड फर्दर 3 कैटेगरी की होती है, स्पेसिफिक, असर्टेन एंड अनअसर्टेन। स्पेसिफिक गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। पहला मेन वर्ड है आइडेंटिफाई, दूसरा वर्ड है डिलीवरेबल स्टेट, जो कि आइडेंटिफाई भी कर ली गई, डिलीवरेबल स्टेट में भी आ गई एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब ये काम किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, तो हम बोलते हैं असर्टेन गुड्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, तो ये क्या बन जाती है? अनअसर्टेन। मैंने अमेजोन की वेबसाइट पे जाके सेलेक्ट कर लिया कि मुझे आईफोन 16 प्रो लेना है, उस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अनअसर्टेन गुड्स के लिए। नेक्स्ट डे अमेजोन के एम्प्लॉय ने वेयर हाउस में से एक फोन निकाला, उसे पैक किया और उसके ऊपर मेरा नाम लिख दिया कि ये मेरे घर पे डिलीवर की जाएंगी। अब ये गुड्स क्या बन गई? असर्टेन गुड्स बन गई। समझ आ गई ये बात सबको? पक्का क्लियर है ना? एंड एक हमने अभी तक प्रिंसिपल याद किया, रिस्क कब ट्रांसफर होता है? विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो उन गुड्स के सारे रिस्क भी आपको ट्रांसफर हो गए। लिखा हुआ है वर्ड रिस्क, पर प्रैक्टिकली हमने अप्लाई करना है रिस्क एंड रिवॉर्ड। प्रॉफिट भी अब आपके, लॉस भी। अब इसे बुक से रीड करना शुरू करते हैं, हमने थोड़ा सा बेस बिल्ड किया है। 4 यूनिट्स है इस चैप्टर के। पहले यूनिट में हमारा फोकस होगा ये सीखना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता कैसे है। तो बिल्कुल बेसिक चीजें आएंगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। कहते हैं सेल ऑफ गुड्स बिफोर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनने से पहले कहां पर डील किया जाता था इसे? सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो डील करता है सेल ऑफ गुड्स इन इंडिया के साथ। इसके पहले ये सारे रूल्स कवर्ड थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। हमें जरूरत लगी टू हैव एन इंडिपेंडेंट सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली एक नया एक्ट बनाया गया 1930। ये एक्ट एप्लीकेबल है टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लाइन क्यों जरूरी है? क्योंकि पहले जो एक्ट थे वो पूरे इंडिया में नहीं लगते थे। अगर आप पुरानी बुक्स देखोगे तो उसमें लिखा होता था होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एरिया में अलग एक्ट लगता था। बट अब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 2020 से खत्म कर दिया गया है, तो वहां पर भी सेम रूल्स ही अप्लाई। सेल ऑफ गुड्स एक स्पेशल तरह का कॉन्ट्रैक्ट है विच इज रिकॉग्नाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लॉ इन इंडिया। सेल एक बार्गेन है बिटवीन द बायर एंड सेलर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलाउ करता है पार्टीज को कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं प्रोविजंस बाय एक्सप्रेस स्टिपुलेशन। इन सम केसेस दिस फ्रीडम इज सेवरली रिस्ट्रिक्टेड। इट इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स। तो मैंने सिर्फ जो लाइन अंडरलाइन की है मैं इसे समझाती हूँ, एक बार आप खुद पढ़ो, आपके अकॉर्डिंग इसका क्या मीनिंग है, देन आई विल एक्सप्लेन यू। क्या मतलब है? Absence of contract to the contrary. वेरी गुड, वेरी गुड दीपिका। कहते हैं ये एक्ट आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, तुम जो मर्जी रूल्स डिसाइड करो। अब तुमने पीएसआर 3:2, 5:3, 2:1 जो मर्जी पीएसआर डिसाइड, पर अगर हम पीएसआर डिसाइड नहीं करेंगे तो कौन से रूल्स अप्लाई हो जाएंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाले इक्वल। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो मर्जी रूल्स बनाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के जो मर्जी रूल्स बनाओ, बट अगर कोई रूल्स नहीं बनाए हुए तो सेक्शन 13 के रूल्स लग जाएंगे। हमने सेक्शन 13 बताया था ना कि वहां पे लिखे हुए हैं सारे रूल्स।
बिल्कुल वैसे ही कहते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी अलाउ करता है पार्टीज को कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं प्रोविजंस ऑफ लॉ बाय एक्सप्रेस स्टिपुलेशन। कि आपस में पार्टी स्टिपुलेशन मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस, आप आपस में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर सकते हो। अगर आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड नहीं की तो ये एक्ट अप्लाई हो। मैं वेट कर रही थी, किसी का डाउट आया नहीं। मैंने आपको ये बोला कि अमेजोन कंपनी से जब मैंने गुड्स मंगवाई वो पहले तो क्या थी, अनसर्टेन। अमेजोन ने उसे पैक करके एक बॉक्स में डाल दिया और उसके ऊपर मेरा नाम और एड्रेस लिख दिया कि मेरे घर पे डिलीवर कर दी जाएंगी। तो ये अब क्या बन गई, असर्टेन। जैसे ही वो इस कैटेगरी में आ गई तो अभी हमने पढ़ा है कि रिस्क सारा किसे ट्रांसफर होगा, बायर को। रिस्क कब ट्रांसफर हो जाता है, जब गुड स्पेसिफिक कैटेगरी में आ जाए। जब वो असर्टेन बन गई, स्पेसिफिक ही बन गई, तो वो क्या हो जाएगा, रिस्क ट्रांसफर हो गया। मान लो रास्ते में गुम हो गई तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि मैम क्या आपका लॉस है, क्या वो मेरा लॉस होगा। अगर ये रूल को अप्लाई करें, यस वो मेरा लॉस होना चाहिए। इस रूल के अकॉर्डिंग तो यही मतलब बनता है ना कि वो लॉस किसका होना चाहिए, मेरा लॉस होना चाहिए। बट हम लोगों ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो नीचे हमने ऑप्शन क्या चूज किया, कैश ऑन डिलीवरी। अगर वहां पे जाके आप टर्म एंड कंडीशंस पढ़ोगे वहां पर लिखा हुआ होगा कि इस केस में जब गुड्स बायर के घर पे डिलीवर कर दी जाएंगी तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। हम वहां पे टिक मार्क कर देते हैं, पढ़ते नहीं है। जब हम उस कंडीशन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उसमें प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, जब गुड्स डिलीवर हो जाती हैं। इसलिए अगर रास्ते में लॉस हुआ वो किसका लॉस काउंट होगा, सेलर। समझ आ गई है बात सबको। स्कोप, इस एक्ट का स्कोप क्या है, कहते हैं ये एक्ट अप्लाई होगा कोई भी ऐसे गुड्स के ऊपर जो कि क्या है, मूवेबल। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ इमूवेबल गुड्स। तो अगर लैंड सेल हो रही है, फील्ड, शॉप, हाउस, ये सारी चीजें सेल हो रही है, नहीं लगता। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग से एक एक्ट बना हुआ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेल ऑफ गुड्स तो सिर्फ डील करता है मूवेबल एसेट्स के साथ। जो जनरल प्रोविजंस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वो सारी तो अप्लाई होंगी ही होंगी। उसके अलावा सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस बताई हैं, वो अप्लाई होंगी गुड्स की परचेज सेल के टाइम। जो भी वर्ड्स कहते हैं हमने इस एक्ट में डिफाइन नहीं किए हैं तो वो सेम डेफिनेशन ले लेना आप जो डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई है। कस्टम्स एंड यूजेजेस विल बाइंड बोथ द पार्टीज अगर वो रीजनेबल हो और पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले पता है। प्लीज इसे इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो और एक बार अच्छे से रीड भी करो। मैम डिलीवरी ज्यादा से छोटे रहने वाला था लेकिन बहुत सारा से खोल के दे दूंगी दे दो 10 मिलियन। तो वो अमेजोन कंपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उस चीज की, अदरवाइज तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। ये तो फ्रॉड है एक तरह से, ये कोई फ्रॉड का स्पेशल केस है, अदरवाइज उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। क्लियर है भी बाकी सबको भी, ये लाइन समझ आई है सबको। बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, तो आपने सिंपल ध्यान में रखना है वाइडर स्कोप। मान लो मैं ऑफिस रेंट पे लेने गई और किसी रीजन की वजह से हमारा अग्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो क्या मैं टेनेंट बनी हूं, नहीं। क्या जो ओनर है वो लैंडलॉर्ड बना है, नहीं। अगर रेंट अग्रीमेंट हो जाता तो जो ओनर है वो लैंडलॉर्ड बनता और मैं टेनेंट बनती। बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट का स्कोप वाइडर है, कहते चाहे अभी गुड्स की परचेज सेल हुई है चाहे नहीं हुई। बायर का मतलब है जिस पर्सन ने गुड्स खरीद ली और वो अग्रीज टू बाय, वो फ्यूचर में कह रहा है मैं खरीदूंगा। सेलर का भी स्कोप वाइडर है, जिस पर्सन ने गुड्स सेल कर दी और वो अग्रीज टू सेल। तो कहते हैं बायर और सेलर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स हैं, रिप्रेजेंट करती हैं पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एंड दोनों को ही वाइडर सेंस में यूज किया गया है। ना कि सिर्फ वो पर्सन जो गुड्स को खरीदता है वो बायर है, जो अग्री करता है कि मैं परचेज करूंगा उसे भी हम लोग क्या मान के चलते हैं, बायर। तो सिंपल आपने क्या ध्यान में रखना है कि बायर और सेलर दोनों वर्ड्स का ही क्या है, वाइडर स्कोप। तो हमने बुक से अभी तक क्या क्या चीजें मार्क की। पहला पॉइंट, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इस एक्ट में जो भी रूल्स लिखे हुए हैं हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, हमें पार्टनरशिप एक्ट की तरह फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। देन स्कोप, बाकी सब कुछ पहले से ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज का मेन टॉपिक गुड्स क्या होती हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। गुड्स का मतलब होता है सारे टाइप्स की मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी।
कहते हैं स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ये सारी चीजें जो हैं ये लैंड का पार्ट है। बट अगर अग्री किया गया है कि इनको सेवर कर दिया जाएगा फ्रॉम द लैंड बिफोर सेल, सेल होने से पहले, तो ये भी कहां पर आ जाएंगी, गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगी। एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब है जिसे सिर्फ कैसे एनफोर्स किया जा सकता है, बाय एन एक्शन। आपको कोई लीगल एक्शन किसी स्यूट के थ्रू एक्सरसाइज किया जा सकता है, जैसे कि डेट। इवन एफडी इज कंसिडर्ड एज गुड्स, एफडी को भी क्या मान के चलते हैं, गुड्स मान के चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीजें ही गुड्स है। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होती हैं, जो कि एग्जिस्ट करती थी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्जिस्टिंग गुड्स में फर्स्ट कैटेगरी आ गई स्पेसिफिक गुड्स, क्या होती हैं, जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, अग्री कर लिया है पार्टीज ने कि कौन सा गुड्स यूज होगा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ए सर्टेन गुड्स जो कि आइडेंटिफाई की जा रही हैं अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है ना। एंड अनएसर्टेन, इस केस में अभी आइडेंटिफाई की नहीं गई, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के बेसिस पे कर दिया, डिस्क्रिप्शन के बेसिस। इसके साथ एक और वर्ड लिखो, डिस्क्रिप्शन और सैंपल, अनएसर्टेन के साथ में डिस्क्रिप्शन और सैंपल के बेसिस पे अग्रीमेंट किया गया। बिफोर वी मूव अहेड, यहां तक प्लीज सब लोग सब कुछ रीड कर लो अपनी अपनी बुक में, डिलीवरी वर्ड तक सब कुछ रीड करेंगे प्लीज। कोई भी वर्ड, कोई भी एग्जांपल नहीं समझ आएगी मुझे बताएंगे। स्पेसिफिक एंड असर्टेन गुड्स,
असर्टेन और अनसर्टेन पूछा या स्पेसिफिक और असर्टेन? Uncertain or अनसर्टेन और असर्टेन में तो बहुत डिफरेंस है। जो अनअसर्टेन है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं की गई। thing. जैसे लेट से मैं कोई पेन परचेज करने गई, मैंने बोला कि मुझे ब्लू कलर का रिनॉल्ड्स का पेन चाहिए। शॉपकीपर के पास हजारों पेन पड़े हैं, पता ही नहीं कौन सा पेन वो मुझे देगा। तो ये गुड्स तो अभी क्या है, अनआइडेंटिफाइड गुड्स है, अनअसर्टेन गुड्स है। ठीक है। असर्टेन और स्पेसिफिक में कोई डिफरेंस नहीं है। कहते लॉ के अकॉर्डिंग जुडिशरी ने ये इंटरप्रेट किया है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में जो असर्टेन गुड्स है उसका भी सेम इंपैक्ट है जो स्पेसिफिक गुड्स है। तभी आपने नोटिस किया हो, जब मैंने अमेजोन वाली एग्जांपल दी, मैंने बोला कि गुड्स असर्टेन हो गई जब पैक हो गई और उसके ऊपर मेरा नाम लिख दिया गया, और साथ के साथ ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। हमने उसके स्पेसिफिक आने तक का वेट ही नहीं किया, क्योंकि स्पेसिफिक और असर्टेन में सिर्फ एक टाइमिंग का डिफरेंस है। जो स्पेसिफिक है उसमें आइडेंटिफाई कब की जा रही है, जब कॉन्ट्रैक्ट बना था। असर्टेन में कब की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद। पर जो दोनों गुड्स का कंडीशन है वो सेम है, आइडेंटिफाई कर ली गई है, डिलीवरेबल स्टेट में आ गई। ठीक है। अनएसर्टेन में तो अभी पता ही नहीं गुड्स कौन सी होंगी। इसके लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, एक तो यही बहुत अच्छी एग्जांपल है कि ए ने मान लो किसी पर्सन से सॉल्ट का एक पैकेट खरीदा, उसने उसकी पेमेंट कर दी और बोला कि तुम मेरे गोडाउन से सॉल्ट ले आओ। अब गोडाउन में हंड्रेड्स ऑफ पैकेट्स ऑफ सॉल्ट पड़े हैं, उसे कौन सा पैकेट मिलेगा नहीं पता। तो राइट नाउ गुड्स क्या है, अनएसर्टेन गुड्स, पता ही नहीं मुझे कौन सा पैकेट मिले। ठीक है। इसकी एक और बहुत अच्छी एग्जांपल है, इसके साथ ही लिख लो। ये एग्जाम में भी पूछी जाती है, मैं आपको अभी इसका एग्जाम का क्वेश्चन दिखाती हूँ, पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे, लेट से मैं नया ऑफिस बनवाने के लिए किसी शॉप पे गई और मुझे अपने ऑफिस में कारपेट लगवाना है। तो मैंने शॉप पे जाके पसंद कर लिया कि मुझे कौन से कलर का, कौन से फैब्रिक का, कौन से डिजाइन का कारपेट चाहिए, मैंने सब कुछ पसंद कर लिया। किस रेट में मिलेगा वो भी पसंद कर लिया। बट एग्जैक्ट मेजरमेंट शॉपकीपर को मेरे ऑफिस में आके करनी पड़ेगी। उसे देखना पड़ेगा कि मेरे रूम का लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, उसके अकॉर्डिंग वो कटिंग करे। तो ये गुड्स डिस्क्रिप्शन के बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मैंने डिजाइन भी देख लिया, कलर भी देख लिया, फैब्रिक भी देख लिया, प्राइस भी देख लिया। पर अभी ये डिलीवरेबल स्टेट में आई नहीं है। अभी तो सेलर को क्या करना है, मेजर करना है मेरे ऑफिस में आके, फिर उसकी कटिंग करनी है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फिर वो गुड्स क्या बनेगी, एसर्टेन्ड बनेगी। ठीक है। तो जब आप कारपेट परचेज करने जा रहे हो जिसमें वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग होनी, टाइल्स परचेज करने जा रहे हो, लेट से मैंने अपने वॉशरूम में टाइल्स लगवानी है, उन्होंने मेजर करना है कि वॉल की लेंथ क्या है, कितने नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, किस साइज की कटिंग करनी है, वो सारी चीजें क्या है, अनएसर्टेन्ड गुड्स। ठीक है। हर टाइप की गुड्स में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने का मोमेंट अलग अलग है। तो मेन तो हमने मेन ये रूल चाहिए क्यों, मतलब हम कोई ऐसे ही थोड़ी पढ़ रहे हैं, सारी चीजें प्रैक्टिकली काम में आती हैं। तो इन सारे रूल्स की जरूरत कहां पे आएगी, एक्चुअली मेन लॉजिक है ये पता करना रिस्क किसका है। मान लो अर्थक्वेक आ जाए और गुड्स डैमेज हो जाए, किसका लॉस है। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई थी तो लॉस बायर का है, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई थी तो लॉस किसका है, सेलर। प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, कि गुड्स किस टाइप की है। थर्ड चैप्टर में आएगा ये रूल्स की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, पर थर्ड चैप्टर को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा गुड्स किस किस टाइप की। राइट है जी। अब इस टॉपिक से पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, लेट मी शो यू दैट। मैम स्पेसिफिक गुड का एग्जांपल रिपीट कर दो। कौन सा, स्पेसिफिक गुड्स के मैम। स्पेसिफिक गुड्स की, देखिए एक मिनट। हाँ जी बोलो। ये गुड्स में डिग्री ऑफ द कोड क्या है? डिग्री ऑफ कोड, डिग्री का मतलब होता है ऑर्डर, कोड का ऑर्डर। हाँ ये बोल दो तुमसे, ये मूवेबल नहीं, ये मूवेबल।
हाँ जी, ये देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स पूछा गया है। 1 2 3 4 5 6। आपको ये बताना है ये किस टाइप की गुड्स है। आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो तो बात की बात है, पर पहले तीनों टाइप के लिए मुझे बताओ ये किस किस टाइप की गुड्स है। आसान है ना। इसे कैसे लिखना है वो हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो 100 बेल्स कॉटन के पड़े हैं गोडाउन में, उसमें से 50 बेल्स उसने बोला मैं सेल करूंगा। बाद में उसने जाके 50 बेल्स को सिलेक्ट भी कर लिया और अलग से निकाल के रख दिया। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में किया है, इसलिए ये क्या बन गई, एसर्टेन गुड्स। ए ने बी को बोला कि मैं 1 पैकेट शुगर का सेल करूंगा, उसके शॉप में 100 पैकेट्स पड़े हैं, तो अभी पता ही नहीं कौन सा पैकेट मिलेगा, ये क्या बन गई, अनसर्टेन। टी ने एच को बोला कि मैं सारे एप्पल्स सेल करूंगा जो भी मेरे गार्डन में इस साल प्रोड्यूस होंगे, अभी ये प्रोड्यूस ही नहीं हुए हैं, तो ये क्या बन गई। अगर मैं थर्ड पॉइंट में लिखूं, टी ने एस को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 100 kgs ऑफ एप्पल्स सेल करूंगा अगर वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हुई। इसमें अभी डिपेंडेंट हो गई क्लाइमेट के ऊपर कि अगर अच्छा क्लाइमेट होगा तभी प्रोडक्शन होगी, तभी मैं सेल करूंगा, तो अभी क्या बन जाएंगी, कॉन्टिजेंट गुड। तो मतलब कि जो कॉन्टिजेंट गुड्स हैं वो एग्जिस्टिंग भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। समझ आई मेरी बात। बस कॉन्टिजेंट गुड्स में हमें पता ही नहीं वो एग्जिस्टिंग है कि फ्यूचर है। उसमें मेन रूल क्या है कि हमारे पास जो एक्विजिशन है वो किसी और इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट, राइट। जैसे कि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया, लेट्स आई वांट टू परचेज पिकासो पेंटिंग एंड मुझे समीक्षा बोले कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। मैंने कहा समीक्षा दिल्ली में इस शॉप पे पिकासो की पेंटिंग है, तो तुम वापस आते हुए मेरे लिए वो लेके आ। उसने बोला मैम मुझे पक्का नहीं पता कि मेरे पास उतना टाइम होगा या नहीं, इफ आई गो टू दैट मार्केट, अगर मेरे पास टाइम बचा अपने काम पूरे करने के बाद, आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू। तो यहाँ पर किस टाइप की गुड्स हैं, कॉन्टिजेंट। वैसे तो ये एग्जिस्टिंग है, बट समीक्षा के पास जो एक्विजिशन है वो किसी एक्सटर्नल इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। पता नहीं वहां पे जा पाएगी या नहीं, पता नहीं सैलरी से सेल करेगा या नहीं, पता नहीं वो प्राइस मुझे कंफर्टेबल होगा या नहीं, ये सब कुछ डिपेंडेंट है एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर। तो जो कॉन्टिजेंट गुड्स है वो अपने आप में एग्जिस्टिंग भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। ध्यान में रहेगा कोई क्वेश्चन आए तो। आज के लिए एक और टॉपिक, डिलीवरी क्या होती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। तो 2 सेक्शन हमने याद किए, एक सेक्शन हमने याद किया गुड्स क्या होती है 2-7 में, डिलीवरी क्या होती है 2-2 में। डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। जब कोई अपनी मर्जी से पोजेशन ट्रांसफर करता है तो हम लोग बोलते हैं कि गुड्स को डिलीवर कर दिया गया, ठीक है। मतलब अगर आंचल मेरा फोन चोरी कर ले तो क्या वो बोल सकते हैं मैं ओनर बन गई। यहाँ पे डिलीवरी मिसिंग है क्योंकि उसने अपनी मेरी मर्जी से होना चाहिए ट्रांसफर। कहते हैं पोजेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जाए एंड वॉलंटरली जाए, तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्या हुई है, डिलीवरी हुई। डिलीवरी 3 टाइप्स से हो सकती है। एक हो सकती है एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सिर्फ 2 ही टाइप की डिलीवरी होती है, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव। पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 3 टाइप की डिलीवरी होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। जब गुड्स फिजिकली सेलर से बायर को ट्रांसफर होती हैं तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, मैं कार परचेज करने गई, उन्होंने मेरे से पैसे लिए और मुझे कार की चाबी दे दी,
ठीक है। गुड्स मैं अपने घर पे कार ली है, यहाँ पे क्या हो रही है, एक्चुअल डिलीवरी। कार फिजिकली मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है, थर्ड पार्टी एक्नॉलेजमेंट। गुड्स सेलर के पास नहीं पड़ी है, किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, और थर्ड पार्टी ने बोला कि मैं गुड्स आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक फार्मर ने किसी वेयर हाउस में कोई भी गुड्स, लेट से पीस स्टोर किए हैं। जब भी विंटर सीजन आता है वो पीस परचेज करता है एंड वेयर हाउस में स्टोर कर देता है कि मैं समर में इसे सेल करूं। एंड समर्स में मैं इससे परचेज करने गई, तो मैंने इससे 1000 टन्स की गुड्स परचेज कर ली। अब मैं 1000 टन्स में भी अल्टीमेटली वेयर हाउस में ही रखूंगी, धीरे धीरे जब मेरे पास कस्टमर आएगा मैं सेल करूंगी। तो मैंने उसे कहा कि ऐसे करो कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्यों करना, कल से वेयर हाउस का रेंट मैं पे कर दूंगी। तो जो वेयर हाउस का ओनर है उसने मुझे बोला अब से जो मेरे पास गुड्स पड़ी है वो आपके नाम पे की पड़ी है, आज से मैं रेंट आपसे लूं। तो थर्ड पार्टी ने एक्नॉलेज कर दिया, गुड्स की फिजिकल मूवमेंट नहीं हुई। गुड्स पहले भी कहां पर पड़ी थी, वेयर हाउस में, अभी भी गुड्स कहां पर पड़ी है, वेयर हाउस में। पर पहले जो वेयर हाउस का ओनर था वो गुड्स को होल्ड कर रहा था सेलर के भी हाथ पे, वो सेलर का एजेंट बना हुआ था। अब जो वेयर हाउस का ओनर है वो गुड्स को होल्ड कर रहा है बायर के भी हाथ पे, वो मेरा एजेंट बन गया। तो थर्ड पार्टी ने एक्नॉलेज कर लिया कि मैं आपके भी हाथ पे गुड्स होल्ड कर रहा हूं। इस टाइप की डिलीवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसे ना समझ आया, पक्का समझ आया है। थर्ड टाइप की डिलीवरी है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है, आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है ऑन बेसिस ऑफ विच डिलीवरी कैन बी क्लेम्ड। जिसके बेस पे डिलीवरी क्लेम की जा सकती है। आपको ऐसा डॉक्यूमेंट दे दिया, कोई ऐसा कागज दे दिया, लेट से मैंने कार परचेज की होंडा के सेक्टर 32 के किसी शोरूम से, एंड उन्होंने बोला कि जो आपको कलर चाहिए वो हमारे गोडाउन में खड़ा है, आप इंडस्ट्रियल एरिया जाओ और वहां पे से जाके ले लो। उन्होंने मुझे एक पेपर दे दिया, मैं वो पेपर वहां पे जाके दिखाऊंगी और मैं गुड्स को क्लेम कर सकती हूँ। दिस इज सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। कोई आपको डॉक्यूमेंट मिला है, उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, इस डॉक्यूमेंट को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, इट इज एज गुड्स एज मुझे गुड्स ही मिल गई। जैसे इसकी एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कश्मीर से एप्पल्स मंगवाए हैं, मैंने 1000 टन्स ऑफ एप्पल्स मंगवाए जो कि ट्रेन में आ रहे हैं। अब ये ट्रेन जब अंबाला पहुंचेगी, वहां पे मैं रेलवे की रिसीट दिखाऊंगी कि ये देखो मेरे बंदे ने रेलवे में लोड किए थे एप्पल्स एंड इतना गुड्स है मेरी। जब मैं उनको एक कागज दिखाऊंगी मुझे ये गुड्स मिल जाएंगी। अब मेरे पास, मैं इन एप्पल्स को सेल करना चाहती हूँ, मैं इसकी ट्रेडिंग करती हूँ। मैंने लेट से ये एप्पल्स सेल कर दिए कीर्तम को। कीर्तम अंबाला में गई एंड उसने ये कागज दिखाए और उसे एप्पल्स मिल गए। तो यहाँ पर किस टाइप की डिलीवरी हुई है, सिंबॉलिक डिलीवरी। गुड्स अभी रास्ते में ही थी, गुड्स की फिजिकल मूवमेंट हो रही है, कोई थर्ड पार्टी भी एक्नॉलेज नहीं कर रही, पर पहले ही एप्पल्स मैं क्लेम करती, अब वो पेपर के बेसिस पे कोई और पर्सन क्लेम कर रहा है। यहाँ पे किस टाइप की डिलीवरी है, सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। जिसके पास ये पेपर होंगे वही इन गुड्स का होंगे। और कोई कंफ्यूजन, जब आप रेलवे पे कोई भी सामान लोड करते हो, वो एक ये ना एक बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके पास है वही उसका ओनर है, जिसके पास है कागज है। ऐसे ही मान लो मैं यूरोप से कोई गुड्स मंगवा रही हूँ, तो जो सेलर है उसने मेरे कोई मुझे कागज लिख के भेजा, तो कस्टम पोर्ट पे जाके जो वो पेपर दिखाएगा उसकी गुड्स, जो कस्टम ड्यूटी पे करेगा उसकी गुड्स, ठीक है। क्लियर है भाई सबको, लेट्स लर्न दिस। जैसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुड्स किस टाइप की है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बनता है डिलीवरी किस टाइप की। ध्यान से देखेंगे, डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। एक पर्सन ने अपनी मर्जी से पोजेशन किसी और को ट्रांसफर कर दिया। एज अ जनरल रूल जो डिलीवरी है वो किसी भी तरीके से हो सकती है, अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि आपने गुड्स को बायर को पोजेशन दे दी,
वॉलंटरली पोजेशन बायर को ट्रांसफर कर दिया या किसी भी और पर्सन को दे दिया जो कि उसे किसके भी हाफ पे होल्ड कर रहा है, बायर के भी हाफ पे। डिलीवरी 3 टाइप्स की होगी। एक्चुअल डिलीवरी, गुड्स फिजिकली मूव कर रही है सेलर से बायर को। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, गुड्स की कस्टडी चेंज ही नहीं हुई, गुड्स पहले भी वेयर हाउस में थी, अभी भी गुड्स वेयर हाउस में है, पर थर्ड पार्टी ने एक्नॉलेज कर लिया कि मैं गुड्स आपके भी हाफ पे होल्ड कर रहा हूं। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल होगी वेयर हाउस वाली। सिंबॉलिक डिलीवरी, जब किसी गुड्स को डिलीवर किया जा रहा है किसी टोकन के बेसिस पे, किसी और पेपर के बेसिस पे। कहते जैसे कि मान लो कोई गुड्स जो रास्ते में है, बिल ऑफ लेडिंग के बेसिस पे, रेलवे रिसीट के बेसिस पे, डिलीवरी ऑर्डर के बेसिस पे, वेयर हाउस की चाबियां दे दी आपको, इन सारे केसेस में क्या हो रही है, सिंबॉलिक डिलीवरी। जैसे मैं ना अपनी कार वाली एग्जांपल देते देते मैंने उसका स्टेटमेंट चेंज कर दिया था, अगर आपने नोटिस किया होगा। मैंने पहले बोला कि मैं कार लेने गई, उन्होंने मुझे कार की कीज दे दी, फिर मैंने साथ में नेक्स्ट लाइन ये जोड़ दी कि मैं उस कार को घर ले गई। अगर मेरे पास सिर्फ कार की कीज होती, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता, तब तक तो वो क्या थी, सिंबॉलिक डिलीवरी। उसके बेसिस पे मैं गुड्स को क्लेम कर सकती हूँ। इट इज एज गुड एज, जब मुझे कार की कीज दे दी कंपनी ने, मैं सारे डॉक्यूमेंट साइन करके दे दिए, इट इज एज गुड एज कि मुझे कार ही मिल गई है। यहाँ पे किस टाइप की डिलीवरी हो रही है, सिंबॉलिक डिलीवरी। समझ गए ना सब लोग बात? प्लीज इसे एक बार दोबारा अच्छे से रीड करो। समझ आ रहा है कि नहीं? वृंदा अभी समझ आ गया तुम्हें स्पेसिफिक गुड्स का मतलब? Yes, ma'am. दो स्टूडेंट्स के डाउट है, यूजेजेस जो है वो दोनों पार्टीज को बाइंड करेंगे, इसका मतलब क्या है बच्चे? कस्टम का मतलब होता है रिवाज। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं लिखी हुई, पर पार्टीज उसे फॉलो कर रही हैं। कहते हैं अगर ये दोनों पार्टीज को पता है, मान लो कोई ऐसा रिवाज है, किसी बिजनेस का कोई ऐसा ट्रेड है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम एक्सचेंज करने जाते हैं, अब किसी एक्ट में थोड़ी लिखा हुआ है कि एक्सचेंज करना अलाउड है, पर इंडिया में कस्टम है, अगर तुम क्लोथ्स परचेज करने जा रहे हो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, यूएस में थोड़ी ऐसा होता होगा, आई सपोज। तो ये कस्टम अगर दोनों पार्टीज को पता है तो एप्लीकेबल है, अगर किसी एक पर्सन को पता है फिर नहीं एप्लीकेबल है। जैसे कि अगर कोई भी B2B ट्रांजेक्शन हो रही है तो 30 डेज का टाइम पीरियड होता है पेमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं बल्क में परचेज करने जा रही हूँ मैं साथ के साथ पेमेंट करूंगी। B2C में तो साथ के साथ पेमेंट होगी, B2B में नॉर्मली इंडिया में 30 डेज का क्रेडिट पीरियड मिलता है। अगर ये कस्टम दोनों पार्टीज को पता है, सेलर एंड बायर को, फिर तो ये अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक डाउट है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब ये है बच्चे कि गुड्स फिजिकली अपनी जगह से हिली नहीं, जहां पर वो पहले पड़ी थी अभी भी वहीं पर ही है, पर एक थर्ड पार्टी ने, ना सेलर ना बायर, किसी और पर्सन ने बोला कि हाँ मेरे पास गुड्स पड़ी हैं, बायर मेरे से जब मर्जी ले सकते। दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आपका होमवर्क है ये टॉपिक अच्छे से रीड करके आना, यहां तक अच्छे से याद करके आना, गुड्स का मीनिंग, गुड्स के टाइप्स, डिलीवरी का मीनिंग और टाइप्स। कल इसके क्वेश्चन करेंगे और नया टॉपिक।